अगर आप पृथ्वी का भौतिक मैप देखेंगे, कहीं पर उबड़ खाबड़ जमीन है, कहीं पर रेतीली जमीन है। ये पृथ्वी की वो विशेषताएं हैं जिनका उपयोग करके मानव जो है अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। इनकी जो सिद्धांत है वो भौगोलिक आधार पर काम करते हैं। भूगोल को कई आधारों पर आप समझ सकते हैं। आर्थिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है। अगर आधुनिक दृष्टिकोण से भूगोल को अगर आप देखेंगे तो कई आधारों पर आप भूगोल को बांट सकते हैं। भौतिक भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि स्कूल आर्ट्स हिंदी मीडियम। और यहां आज ये वाला जो वन शॉट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करने वाले हैं पृथ्वी एक विषय के रूप में। कक्षा 11वीं की भूगोल की पुस्तक का ये पहला जो है आपका चैप्टर है, पार्ट है, जिसे हम डिटेल में कवर करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मेक श्योर आप ये पूरा का पूरा वन शॉट जो है वो एंड तक देखें, ठीक है। तो पृथ्वी एक विषय के रूप में अगर मैं बात करूं तो विषय के रूप में तो ये बाद में आएगी। पहले पृथ्वी को हमारे द्वारा जो है वो समझा जाता क्या है, एक घर के रूप में है ना। एक घर है पृथ्वी, है ना। पृथ्वी के गर्भ और सतह पर अनेक प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब अनेक प्रकार की विशेषताएं किस चीज की बात कर रहा है? अगर आप पृथ्वी का भौतिक मैप देखेंगे, है ना, पूरा का पूरा भौतिक मानचित्र देखेंगे तो उसमें आपको देखेगा कहीं पर उबड़ खाबड़ जमीन है, कहीं पर रेतीली जमीन है, कहीं पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वन है ना। और कहीं कहीं पर आपके एक ऐसी सड़कें बनी हुई हैं जो कि बहुत समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं है। तो ये क्या है? ये पृथ्वी की वो विशेषताएं हैं जिनका उपयोग करके मानव जो है अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। और मानव का ये रूप जो है वो अगर आप देखेंगे बहुत लंबे समय से जो है वो इस चीज का विकास करते हुए आ रहा है और विभिन्न आधारों पर करा है उसने। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें पर्वत आ जाते हैं, पठार आ जाते हैं, मैदान, नदी, महासागर, झील, वन, मरुस्थल, ये सभी पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियां हैं जो कि अनेक अनेक प्रकार से पृथ्वी की सतह को दिखाती हैं। पठार में अगर आप देखेंगे तो ऊपर की जमीन ऐसी हो जाती है ऊंचाई की, और पर्वत में आप देखेंगे तो वो एक पिरामिड की शेप में आ जाता है। और इन्हीं विशेषताओं का अध्ययन जो है वो भूगोल के अंतर्गत किया जाता है बहुत विस्तृत आधार पर। और मानव जीवन पर प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों का गहरा जो है वो प्रभाव इसी आधार पर पड़ता है। तो इस वजह से जो है ये आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनकर उभरता है, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान देना है आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। आगे जब आप चलोगे तो यहां पर सबसे पहले जो है एरिस्टोस्थनीज, उनका परिचय आ जाता है। उनको भूगोल का जो है वो जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसका रीजन एक है कि इनकी जो सिद्धांत है वो भौगोलिक आधार पर काम करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे एग्जाम के मतलब ध्यान में रखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि एरिस्टोस्थनीज उनका जो टाइमलाइन है क्या है, 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व, ईसा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको सारी चीजें इतिहास में पता लग जाएंगी। पूर्णिमा मैम आपकी क्लास ले रही होंगी, ठीक है। तो इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है सबसे ज्यादा। और ये यूनानी विद्वान है, एक ग्रीक विद्वान है, ये गणितज्ञ है, खगोल शास्त्री है और भूगोलवेत्ता है, जो कि भूगोल के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करते हैं। ओके। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग जो है वो किया था। अब ज्योग्राफी को, भूगोल को कई आधारों पर आप समझ सकते हैं। आर्थिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है ना, सामाजिक भूगोल भी है, मानव भूगोल भी है। मानव के आधार पर भी भूगोल को कई सैद्धांतिक रूप में बांटा गया है ना। वो हम धीरे धीरे इसी चैप्टर में कुछ कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंटली वो पढ़ने वाले हैं। तो आपको बस ये फोकस रखना है कि इस आधार पर जब आप चीजें करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। चला जाए आगे। फिर आता है भूगोल का अर्थ। भूगोल का अर्थ आ जाता है, शब्द की उत्पत्ति आ जाती है। शब्द की उत्पत्ति, भूगोल का अर्थ, ये सभी आ जाता है। और भूगोल शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला क्या है? जियो, जिसे क्या कहा जाता है, क्या? पृथ्वी। जियोग्राफी, जियोग्राफी। अब जब जियोग्राफी में आप देखेंगे तो सबसे पहले जियो है, दैट इज मतलब उसका मतलब क्या है? पृथ्वी है। उसके बाद अगर आप ग्राफोस देखेंगे, ग्राफोस का मतलब क्या है? वर्णन करना। तो मतलब हम किस चीज का वर्णन करें? पृथ्वी का कई आधारों पर वर्णन भूगोल कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। अंग्रेजी में जियोग्राफी है, हिंदी में भूगोल हो जाता है ना। अब अगर यहां पर आप शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो पृथ्वी का वर्णन हो गया। आधुनिक दृष्टिकोण अगर आप बात करेंगे तो वो अलग है थोड़ा सा। यह है आपका कौन सा?
पारंपरिक दृष्टिकोण। अगर आधुनिक दृष्टिकोण से भूगोल को अगर आप देखेंगे तो कई आधारों पर आप भूगोल को बांट सकते हैं। जैसे कि भूगोल केवल पृथ्वी का वर्णन नहीं है, पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक एवं मानवीय प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करना है। प्राकृतिक एवं मानवीय, प्राकृतिक तो वो जो कि प्राकृतिक रूप से अपने आप ही चीजें होंगी, घटित होंगी, जैसे आपदा हो गई, कोई अकाल पड़ गया, ये प्राकृतिक रूप है जो कि भूगोल को दर्शाता है। मानवीय रूप में मानवीय हस्तक्षेप जब प्रकृति के साथ होता है तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे प्रकृति का विनाश भी हो सकता है, प्रकृति का उजागर भी हो सकता है, तो वो मानवीय गतिविधि है। और यह आधुनिक दृष्टिकोण में आपको बताया गया है कि इन्हें बहुत ही वृहद स्तर पर आपको कवर करना होता है। ठीक है, यह स्थान जो है वो स्पेस और समय के संदर्भ में घटनाओं को समझने का विज्ञान है। बहुत सारी घटनाएं हैं, उनको समझने का जो साइंस है पूरा का पूरा, स्थान और समय के आधार पर वो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है, पारंपरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत नहीं आता है। और पारंपरिक दृष्टिकोण में एक बात अभी से याद रखना कि पारंपरिक दृष्टिकोण जो है वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है ना। और जो स्टार्टिंग में, जो शुरुआती दौर में भूगोल का वर्णन किया गया कि सिर्फ और सिर्फ हमें पृथ्वी का वर्णन करना है, वो आपका किस में था? पारंपरिक दृष्टिकोण में था। ठीक है, तो पारंपरिक दृष्टिकोण में क्या था? पारंपरिक दृष्टिकोण में था सबसे पहला सिर्फ पृथ्वी का वर्णन। और सेम चीज देखो आधुनिक में भी कर रहे हैं हम, सेम चीज हम आधुनिक में भी कर रहे हैं, है ना। बट क्या है, यहां पर दो आधारों पर बातें बट जाती हैं। पहला है प्राकृतिक और मानवीय, ये दोनों क्या हैं? आपकी गतिविधि है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल को अगर आप देखेंगे, साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में अगर आप भूगोल को बांटेंगे तो किस आधार पर बांटेंगे? वो भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, नहीं है ना? बहुत है। भूगोल का एक वैज्ञानिक विषय क्यों है भूगोल, है ना? काफी सारे गुण पाए जाते हैं इसमें। जैसे कि जब हम साइंटिफिकली या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी चीज के ऊपर बात करते तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है? मेन मुद्दा कहां पर जाता है? वो जाता है आपका उन बातों पर जो कि सीधे तौर पर, ध्यान रखिएगा, सीधे तौर पर सटीक विश्लेषण के साथ आप बात रखते हैं, उस ओर हमारा मुद्दा पूरा का पूरा चला जाता है। तो वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले क्या आ जाएगा? तथ्य संग्रह, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन को कैसे देख सकते हो? डेटा कलेक्शन को कैसे देखोगे? तो अगर मैं तथ्य संग्रह की बात करूं तो इसमें यही चीज होगी, भौगोलिक आधार पर जो भी आपको चीजें मिल रही हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं भारत में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या सदाबहार वन जो है वो मिलते हैं। ये क्या है? एक तथ्य है, इसे नकारा तो नहीं जा सकता ना। सीधे तौर पर ये मेंशन है, काफी सारी पुस्तकों में मेंशन है, आपकी कक्षा 11वीं की पुस्तक में मेंशन है। जब आप भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, तो तथ्य संग्रह तो उस आधार पर हो जाएगा। ये हम वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ रहे हैं क्योंकि जो चीज नहीं बदल रही है, जो तथ्य है, जो है स्टैटिक है, ठीक है, उसके ऊपर बात हो रही है यहां पे। ठीक है, चलो। तो भूगोल में विभिन्न तथ्यों एवं आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं जनसंख्या घनत्व आंकड़े हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, है ना, मानव भूगोल में कक्षा 12वीं में आप पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो कहां पे आ रही हैं? ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं तथ्य संग्रह में। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद बहुत से बच्चों को डाउट होता है, सर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा वर्गीकरण। जो भी तथ्य है और आंकड़े हैं उसको आप वर्गीकृत करोगे। आगे जाकर वर्गीकृत 2-3 चीजें देखकर होती हैं और व्यवस्थित उसके बाद होता है। जैसे कि
अब अगर मैं बात करूं, यही वाला तथ्य जो मैंने अभी आपको बताया कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो यहां पर है, तो यहां पर इस तथ्य को आप वर्गीकृत कैसे करोगे? इसे ऐसे करोगे कि वनों का वर्गीकरण, जाहिर सी बात है वनों का वर्गीकरण हो रहा है, यहां पे वनों का वर्गीकरण हो रहा है, जाहिर सी बात है, और कोई तो प्रॉब्लम है नहीं यहां पे, ठीक है, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, वनों का वर्गीकरण हो रहा है यहां पे, इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होना चाहिए, है ना। तो वनों का वर्गीकरण होगा सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा, जब वनों का वर्गीकरण में बात आएगी तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपका, दूसरा कटीली झाड़ियां, है ना, तीसरा मैंग्रोव, मैंग्रोव होते हैं ना, उसके बाद तटीय इलाके वाले वनस्पति। अब मैंने क्या सबसे पहले वर्गीकरण किया कि इन आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, ये 4 आधारों पर मैंने किसको वर्गीकृत किया है, भारत के वनों को वर्गीकरण किया है, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर मैं इसके व्यवस्थीकरण की बात करूं, या व्यवस्थित कैसे करेंगे, इसे व्यवस्थित कैसे करेंगे, व्यवस्थित ऐसे करेंगे कि यहां पर आप कोई महत्वपूर्ण चीजें बता सकते हो इनके बारे में, जैसे कि अगर मैं बात करूं तेंदुपलास, अमलतास, बेल, खैर, है ना, ये क्या है, ये प्रजातियां हैं जो कि आपको कहां पर मिलेंगी, आपकी कटीली झाड़ियां में मिल जाएगी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो शुष्क वन रहते हैं उनमें मिल जाएगी थोड़ी सी, तो उन आधारों पर इन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है फिर वनों को, है ना, या इन्हें ऐसे ही व्यवस्थित भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर व्यवस्थीकरण में हम एक चीज देख रहे हैं कि वनों का वर्गीकरण कर दिया है, और वनों का वर्गीकरण हम वर्षा के आधार पर कर सकते हैं कि यहां पर सदाबहार वन में आपको 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, पर्णपाती वन में आपको 150 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलेगी, आपका कटीली झाड़ियों में आपको 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखने को मिलेगी, तो इस आधार पर भी वर्गीकृत करके आप उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। तो भूगोल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है ना, अगर आप कोई डेटा संग्रह कर पा रहे हो, उसे व्यवस्थित कर पा रहे हो, आपका काम आधे से ज्यादा हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा विश्लेषण, तथ्यों का विश्लेषण कर उनके बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। व्यवस्थीकरण में मैंने बताया ना, आप इस आधार पर व्यवस्थित कर देंगे, इसमें फिर विश्लेषण कैसे करेंगे आप, कि अगर मैं प्रजातियों की बात करूं, विभिन्न प्रजातियां जो हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको 2-3 चीजें देखने को मिलेंगी जो कि महत्वपूर्ण है ना। क्या है वो चीज, वो चीज ये है कि जितनी भी आपके प्रजातियां, आप मतलब वनों की बहुत सारे रूप आपने देखे हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जा रही हैं, जैसे कि यहां पर आपका रोजवुड, आइनी, इबोनी, महोगनी जो है वो कहां पर पाया जाएगा, सदाबहार वन में पाया जाएगा। पर्णपाती वन में तेंदुपलास ये पाए जाएंगे, है ना। कटीली झाड़ियों में खैर आ जाएगा, है ना, खैर का पेड़ आता है, आपका कैक्टस, वो जो कांटे वाला एक पौधा होता है ना, वो आ जाएगा। मैंग्रोव में अगर आप देखेंगे तो ऐसे पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ पौधे आ जाएंगे जो कि आपका जमीन और पानी से मिलकर बन सकते हैं, है ना, जहां पर आपकी जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, मैंग्रोव में वो आ जाएगा। तो ये हमने एक विश्लेषण करा प्रजातियों के आधार पर, ठीक है। दूसरा मैं विश्लेषण किस आधार पर कर सकता हूं, वनों के वर्षा वाले क्षेत्र पर। जब आप इन दोनों की बात करते हैं तो यह भी महत्वपूर्ण रूप ले लेता है भाई, बहुत महत्वपूर्ण रूप लेता है ना। तो अब अगर मैं वर्षा के आधार पर बात करूंगा तो वहां पर सबसे ज्यादा 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है। यहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती को आप 2 रूप में भी बांट सकते हो, एक शुष्क वन हो गया और एक आपका आर्द्रता वाला वन हो गया जिसमें पानी ज्यादा रहेगा, एक में सूखा ज्यादा रहेगा। तो जिसमें पानी ज्यादा रहेगा उसमें 150 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाएगी, जिसमें पानी कम रहेगा उसमें 100 सेंटीमीटर तक बारिश होगी। कटीली झाड़ियों पे जब आ जाएंगे तो यहां पर आपका 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है। मैंग्रोव क्योंकि आपका तटीय इलाके में है, उसे वर्षा की इतनी जरूरत है नहीं क्योंकि पानी उसे दोनों तरफ से मिल रहा है, उसकी जो जड़ें हैं उसमें
जो खारापन होता है वो भी होता है। लवणीयता जो है वो आपका मैंग्रोव वाले वनों में पाई जाती है। तटीय इलाके वाले वनस्पति जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग रूप में दर्शाए जाते हैं। ठीक है, इतना सभी को याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको बताए। आगे उसके बाद आप ये विश्लेषण करके उसके बाद आप निकालेंगे कंक्लूजन। निष्कर्ष क्या निकला इसका? इतने सारी चीजों को करने का निष्कर्ष क्या निकला? अब निष्कर्ष में सीधी साधी चीज एक ये होती है कि अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष जब आप निकालेंगे तो उस आधार पर आप स्थिति को टटोल कर देखेंगे कि आज के भौगोलिक आधार को न्यायिक रूप से जस्टिफाई करने का क्या आधार है। जैसे कि अगर मैं वनस्पति के बारे में बात करूं तो निष्कर्ष यह निकलता है कि वनस्पति जो है वो हमारे जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है। द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चे माल के रूप में यह वनस्पति काम आती है। वनस्पति द्वारा हमें फल फूल मिलते हैं, इसीलिए हमें इन्हें संरक्षित करना चाहिए। एक कंक्लूजन तो मैंने निकाल दिया, निष्कर्ष मैंने निकाल दिया। अब कई आधारों पर आप भी विश्लेषण कर सकते हैं इस चीज का, है ना, वो आपके ऊपर बात है। आगे चलते हैं। अब अगर आप देखेंगे हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए, आप खुद सोचो, हम भूगोल क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको भूगोल क्यों पढ़ा रहा हूं, है ना। जब बारिश होती है तो क्या आपके मन में प्रश्न नहीं आते बारिश क्यों हो रही है? अपने आप ही अभी इतनी ज्यादा धूप निकल रही थी, एकदम से बारिश हो गई। क्या कभी आपको ये नहीं लगता है कि अगस्त में जब आप दिल्ली वगैरह में या नोएडा वगैरह में रह रहे हैं तो वहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि चिपचिपी गर्मी सी हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है। अचानक से अक्टूबर के टाइम पे मौसम चेंज क्यों हो रहा है? क्या महत्वपूर्ण आधार है जिन आधारों पर ये मौसम चेंज हो रहे हैं? कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी आपका पतझड़ का मौसम आ रहा है, कभी वर्षा का मौसम आ रहा है, और भारत के अनेक अनेक भागों में अनेक प्रकार की जलवायु मिलती है। क्यों मिलती हैं? ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर इस वाले पार्ट पे आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला, ये जितने भी मैंने आपको प्रश्न बताए वो क्या है, वो पृथ्वी को समझने के लिए है। वही आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर प्राकृतिक और मानविक प्रक्रियाओं को समझने में सहायता मिलेगी। इससे मानव प्रकृति संबंध को समझने के लिए महत्वपूर्ण आधार मिलेगा, क्योंकि मानव और पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का ज्ञान प्राप्त होता है ना। मानव और पर्यावरण आसपास में एक दूसरे से क्या कहते हैं, मेल खाते रहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, स्थानिक समझ विकसित करने के लिए, स्थानिक समझ विकसित करने का मेन रीजन यह है कि यहां पर आप केवल और केवल पूरे विश्व की बात नहीं करेंगे, पूरे के पूरे राज्य की बात नहीं करेंगे। मतलब राज्य में मैं एक देश को लेकर चल रहा हूं, उस देश के अंदर जो बहुत सारे राज्य हैं उनकी बात नहीं करेंगे। जब आप विकेंद्रीकरण के उस निम्न स्तर पर आ जाएंगे जहां पर लोगों का जीवन यापन आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, आप उनकी बात करेंगे। तो स्थानिक समझ विकसित करने के लिए कि एक स्थान पर आपने कभी कभी ये चीज देखी होगी कि यहां पर बारिश हो रही है, आप थोड़ी सी दूर जाएंगे, 100 मीटर दूरी पर जाएंगे, वहां बारिश नहीं हो रही है ना। देखिए ना, ये चीज ये होती है और ये बहुत ही होना लाजमी है, क्योंकि भौगोलिक आधार कई चीजों पर बटे हुए होते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट सकते हैं इसमें, है ना। तो वो एक महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। विभिन्न स्थानों एवं क्षेत्रों की विशेषताओं का अध्ययन जो है वो यहां पर किया जाता है, महत्वपूर्ण चीज है। अब आगे देखेंगे, व्यवहारिक जीवन में उपयोग होने के हेतु इसका महत्वपूर्ण रूप से पालन जो है विभिन्न आधारों पर किया जाता है, विभिन्न आधारों पर, जैसे मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, कृषि, परिवहन आदि में उपयोगी ये सारी की सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ओके। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग अगर मैं बात करूं तो यहां पर जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या है ये भौगोलिक आधार पर आपको विभिन्न प्रकार की जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने का एक सिस्टम ऐसा बना रखा है जो भौगोलिक आधार पर ज्ञान की प्राप्ति प्रोवाइड कराता है। रिमोट सेंसिंग आपने सुना होगा। रिमोट सेंसिंग क्या होती है? रिमोट सेंसिंग, देखो बच्चों, अंग्रेजी देख के घबरा मत जाना एकदम से। रिमोट सेंसिंग कुछ नहीं है, जो आपका पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, उसके अंतर्गत कुछ ऐसी तकनीकें काम होते हैं जो कि रिमोट सेंसिंग का काम करते हैं। रिमोट सेंसिंग में ये कुछ नहीं होता है, अंतरिक्ष से भारत या पूरे विश्व की एक पिक्चर ले ली जाती है कि भौगोलिक आधार कैसा है, और उस आधार पर हम क्या
क्या प्रायिकता रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या प्रेडिक्शन करते हैं कि आने वाले समय में वर्षा होने वाली है नहीं, कल वर्षा होने वाली है नहीं, कल का मौसम कैसा रहेगा, क्या गर्मी रहेगी, क्या सर्दी रहेगी, वो सारी चीजें आपको यहां से पता लगती हैं। फिर आता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस। जीपीएस तो सभी को पता होगा आज के टाइम पे, नहीं पता है? जीपीएस क्या होता है? कुछ नहीं है, जब आपको कहीं जाना है आप अपने मोबाइल को खोलेंगे, गूगल मैप ऑन करते होंगे, उसमें लोकेशन डालते होंगे, वो एक रास्ता दिखा देता होगा। वही है, उसी आधार पर आपको पता लगता है कि आप कहां खड़े हुए हैं। वो चीज किससे कनेक्टेड है? वो एक सैटेलाइट से कनेक्टेड है, जो कि आपका कहां, पृथ्वी पर घूम रहा है, पृथ्वी पर कह रहा हूं, अंतरिक्ष में घूम रहा है, और जो कि किसका है? अमेरिका का है। तो इन सभी तकनीकों को जब आप देखते हैं, उसके आधार पर आप भूगोल का अध्ययन करते हैं। इंपॉर्टेंट। चले आगे, जब आप चलोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम। दो प्रमुख उपागम की अगर मैं बात करूं तो पहला है क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टमैटिक जियोग्राफी। क्रमबद्ध भूगोल क्या है कि एक क्रम में चीजें लगी हुई हैं और उस क्रम के आधार पर चीजें आप डिफाइन करते हो विभिन्न आधारों पर। उसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं है किसी एक भौगोलिक तत्व का विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है ना? विषय विशेष पर केंद्रित होता है, विषय विशेष पर केंद्रित होता है। विश्व स्तर का भौगोलिक अध्ययन इसी आधार पर किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में उस तत्व की तुलना जो है वो की जाती है, कई आधारों पर की जाती है तुलना, ठीक है ना? महत्वपूर्ण आधार है। कारण एवं प्रभाव संबंधों का अध्ययन यहां पर किया जाता है। अब सिस्टमैटिक भूगोल, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मौसम को लेकर कुछ बात करनी है तो उसमें क्या आ जाएगा? जलवायु संबंधित भूगोल आ जाएंगे कि जलवायु कैसी है, वर्षा संबंधित भूगोल आ जाएगा आपका, है ना? और क्या आ सकता है? जलवायु हो गया आपका, मौसम आधारित भूगोल आ जाएगा। तो एक आधार पर हमने क्रमबद्ध तरीके से उसे कई सब पार्ट्स में या कई आने वाले पार्ट्स में बांट दिया। तो ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट बनके उभरता है। उदाहरण के रूप में जलवायु भूगोल है एक, उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल किस बारे में बात कर रहा है? जनसंख्या भूगोल सीधे तौर पर बता रहा है कि जनसंख्या कैसी है। जैसे हम हर 10 सालों में क्या करते हैं? जनगणना करते हैं। 2021 में नहीं हुई थी, अब हो रही है डिजिटल सेंसस, है ना? तो अब ये जो डिजिटल जनगणना हो रही है, किसी भी प्रकार की जनगणना हो रही है, इसमें जनसंख्या का आंकड़ा आ गया। अब उस जनसंख्या के आंकड़े को आप कई आधारों पर क्रमबद्ध तरीके से बांट देंगे। जनसंख्या में कितने धर्म के लोग हैं, जनसंख्या में महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं तो कितने क्या काम करते हैं, इन कितने परिवार हैं, उन परिवारों में कितने बच्चे हैं, है ना? तो उस आधार पर आप एक आंकड़ा जो है वो व्यवस्थित करते हैं। उस आधार पर सारी चीजें आप देखते हैं, उसे कहा जाता है क्रमबद्ध भूगोल, या मैं कहूं सिस्टमैटिक जियोग्राफी। ठीक है, डन। तो ये महत्वपूर्ण आधार है बहुत ज्यादा, है ना? और वैसे ही अगर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो कृषि भूगोल। अब कृषि भूगोल में कैसे डिवाइड होगा? आप थोड़ा सोचो कैसे क्रमबद्ध तरीके में तोड़ोगे कृषि भूगोल को। कृषि भूगोल में अगर आप अंतर की तरफ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि कृषि भूगोल के अंतर्गत जमीन में मृदा जो है उसकी उपजाऊपन कैसी है, कहां पर जलोढ़ मृदा है, कहां पर काली मृदा है, कहां पर लेटराइट मृदा है, कहां पर वन मृदा है ना? इनमें से किन आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। अगर कपास की खेती करनी है तो किस मृदा पर सबसे ज्यादा बढ़िया खेती होगी। तो ये सारी की सारी चीजें आप कृषि भूगोल में करोगे। तो किसी एक भौगोलिक तत्व का विश्व स्तर पर अध्ययन करना क्रमबद्ध भूगोल या सिस्टमैटिक जियोग्राफी जो है वो कहा जाता है ना? अब आपसे देख रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उस तत्व की तुलना भी करनी होती है। भारत में अगर कृषि सही चल रही है,
अमेरिका में नहीं चल रही है, तो आपने उसका तुलनात्मक विश्लेषण कर दिया, उस आधार पर सारी चीजें होती हैं। चलें आगे। फिर आते हैं आपका प्रादेशिक भूगोल। अब देखो यहां पर प्रादेशिक भूगोल जो है उसमें आपको यह ध्यान रखना है, क्रमबद्ध भूगोल में आपने हर एक चीज को पकड़ा और उसे वैश्विक स्तर पर अध्ययन के रूप में ले गए। अब अगर आप सिर्फ वैश्विक स्तर पर अध्ययन के रूप में ले जाएंगे और उसके विभिन्न उपागमों को फॉलो करेंगे कि पहले आप तथ्यों का संग्रह करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उन्हें वर्गीकृत और व्यवस्थित करेंगे, फिर उसके बाद उनके अंदर के गुण बताएंगे, कंक्लूजन देंगे, तो वो तो वैश्विक आधार पर होगा ना। एक व्यक्ति की सोच पूरे विश्व की सोच से अलग हो सकती है, जाहिर सी बात है। तो जब हम व्यक्तिगत रूप से छोटे चीजों को ले लेते हैं, इसमें स्थानिक चीजों को ले लेते हैं, तब हमारा सबसे सामने जो उपागम आता है दैट इज प्रादेशिक भूगोल। यहां पर वैश्विक आधार पर अध्ययन नहीं करना है, ध्यान रखना। किसी विशेष क्षेत्र का समग्र अध्ययन किया जाता है। यहां पर एक चीज है, क्षेत्र की सभी भौतिक एवं मानवीय विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है और उसकी तुलना भी ऐसे ही क्षेत्र से की जाएगी। समझ पा रहे हैं? सभी भौतिक और मानवीय विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है यहां पे, और क्षेत्रीय भिन्नताओं को समझने में इसे सहायता मिलती है। जैसे कि ये पूरा का पूरा एक विश्व का मैप है, इस पे थोड़ा सा चलते हैं और इस पे थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, है ना। जैसे कि यह है आपका हिमालय, हाँ, भारत में। यहां पर आपका अगर मैं बात करूं, यहां पर बात कर लेते हैं अफ्रीका में, यहां पर है सहारा, सहारा रेगिस्तान, है ना। तो ये भौगोलिक आधार पर आप बांट रहे हो। अब इसे सेम आधार पर बांटना है। भारत में पाए जाने वाले हिमालय भारत में है, आल्प्स पर्वत जो हैं वो आपका कहीं और पाए जाएंगे, एंडीज पर्वत जो हैं वो आपका कहीं और पाए जाएंगे। यहां पर एंडीज पर्वत पाए जाते हैं पर्वत श्रृंखला में। तो पर्वतों के अलग अलग नाम हैं और उनके रूप भी अलग अलग है। जब आप इस आधार पर चले जाते हो और नॉर्मल रूप से वर्गीकरण करने लगते हो, तो इस आधार पर सारी चीजें सॉर्टेड हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है भाई, महत्वपूर्ण बात है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, क्षेत्रीय भिन्नताओं को समझने में सहायता जो है वो मिलती है। मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन यहां पर किया जाता है, जैसे भारत का भूगोल, एशिया का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। अब अगर मैं भारत के भूगोल के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां इस वाले स्थान पर आपको क्या मिल रहा है, हिमालय पर्वत मिल रहे हैं। इस वाले स्थान पर आपको रेगिस्तान मिल रहा है। नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर 16 पहाड़ियां मिल रही है, 16 वन मिल रहे हैं, है ना। 16 वन नहीं, मतलब 16 वन नाम है यहां का, है ना, 16 वन। तो वो प्रादेशिक भूगोल में आप देखेंगे तो क्रमबद्ध भूगोल में क्या है, वैश्विक स्तर का ज्ञान। प्रादेशिक भूगोल में किसी एक देश का ज्ञान। प्रादेशिक मतलब देश से ही समझ जाना, है ना, इतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है इस चीज में। ठीक है, चला जाए आगे। आगे जब आप चलोगे तो यहां पर आपको देखेंगे इनकी शाखाएं। प्रादेशिक भूगोल की शाखाओं की बात कर रहा हूं मैं, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रादेशिक भूगोल का क्षेत्रीय अध्ययन होता है ना। प्रादेशिक क्षेत्र का अध्ययन, जैसे कि भारत में एक राजस्थान को हमने ले लिया, एक उत्तर प्रदेश को ले लिया, एक मध्य प्रदेश को ले लिया। इन तीनों राज्यों को लेकर इनमें वनों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं, वर्षा का वर्गीकरण कर रहे हैं, मृदा का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा हम प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत कर रहे हैं, तो उसे प्रादेशिक क्षेत्र अध्ययन कहा जाएगा, है ना। क्षेत्र के अंदर का अध्ययन, ठीक है। देन आपका प्रादेशिक नियोजन आता है। देशीय आधार पर भौगोलिकता को ध्यान में रखते हुए आप नियोजन प्लानिंग इस प्रकार कर रहे हैं कि भौगोलिकता का ह्रास नहीं हो रहा है, पर्यावरण का ह्रास नहीं हो रहा है, मानवीय और प्राकृतिक गतिविधियों में कोई
प्रॉब्लम जो है वो नहीं दिख रही है, तो वो चीज होती है। और जब आप नियोजन करेंगे तो उस आधार पर आप विकास भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि प्रादेशिक आधार पर जो भी नियोजन हो रहा है वो विकासात्मक रूप से चले, इसको हमें लागू करना होता है। और जब वो विकास हो जाए तो उसके बाद उसका विश्लेषण करो प्रादेशिक आधार पर, उसी देश के आधार पर। अब यहां पर विश्लेषण जब आप करने जाओगे, विश्लेषण जब आप करने जाओगे किसी चीज का, तो आप अंतर के लिए, तुलना के लिए विभिन्न पॉइंट्स जो हैं वो देख सकते हैं। फिर आती है भारतीय भूगोल की मुख्य शाखाएं। मुख्य शाखाओं में क्या है? भौतिक भूगोल है, दूसरा मानव भूगोल है। अब भौतिक भूगोल में आप पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, है ना? पर्यावरण के बारे में ही तो पढ़ोगे, और क्या पढ़ोगे? अलग अलग तो कुछ है नहीं उसमें। कि भारत में हिमालय से अगर नदी निकल रही है तो वो ऐसे क्यों निकल रही है? हिमालय में आपकी पूर्ववर्ती नदियां क्यों पाई जाती हैं? भारत में अगर मैं बात करूं प्रायद्वीपीय वाले भाग की, तो वहां पर आपकी कुछ नदियां जो हैं वो कुछ मौसमी क्यों होती हैं? केवल कुछ मौसम में रहेंगी, अदरवाइज वो सारी की सारी सूख जाती हैं। भारत में ही, या मैं कहूं पूरे विश्व में, जो पानी से बनने वाली आकृतियां, पानी के द्वारा जब अपर्दन होता है उससे बनने वाली आकृतियां कौन सी हैं? उस आधार पर जब आप आगे बढ़ेंगे, बर्फ से बनने वाली आकृतियां कौन सी हैं? हवा से अपर्दन के आधार पर बनने वाली आकृतियां कौन है, जो मतलब रेगिस्तान में बनेंगी? ये सारी की सारी चीज जब आप भौगोलिकता के उन सभी महत्वपूर्ण विशेष तत्वों को एक साथ रखते हो और उनमें परिवर्तन की बात करोगे, तो आप रखोगे उसे भौतिक भूगोल में, जिसे आप छू सकते हो। मानव भूगोल में फिजिकल वही चीज होती है ना जिसे आप छू सकते हो। जब मैं मानव भूगोल की बात कर रहा हूं तो मानव भूगोल में आपका क्या आ जाएगा? जो चीज मानव ने विस्तारित की है। जैसे कि आपका, अगर मैं आपका बताऊं, भौगोलिक आधार पर कृषि मानवीय विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। मानव ने तो विकास करा, अब क्या कर रहा है वो? जो भी भौगोलिकता के आधार पर उसको विशेष तत्व मिले भूमि से, उसने उन सभी को जोड़कर क्या किया? एक ऐसा काम कर दिया जिससे वो पैसे भी कमा रहा है, अपना गुजर बसर भी कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है। तो वो सारी की सारी चीजें मानव भूगोल में आ जाएगी, जो मानव के द्वारा निम्रित की जा रही हैं, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ जो होता है वो क्षेत्र, है ना? इन आधारों पर मानव भूगोल का वर्गीकरण आप आसानी से विभिन्न आधारों पर कर सकते हो। आगे चलेंगे, भौतिक भूगोल का परिचय। अब देखो, भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ लेते हैं। यह भारत का एक मैप लिया है मैंने, आसानी से देख सकते हो। यहां पर हिमालय दिख रहा है, यहां पर हरी भरी घासें दिख रही है, यहां पर थोड़ा रेतीला हिस्सा दिख रहा है, रेगिस्तान वाला हिस्सा दिख रहा है। यहां पर अगर मैं थोड़ा सा भारत के बाहर चला जाऊं, ये भी रेगिस्तान वाला हिस्सा है, पर क्या ये गर्म रेगिस्तान है या ठंडा रेगिस्तान है, वो आप बताना, है ना? अब देखो, बर्फ यहां पर है ज्यादा, तो ठंडा ही होगा मंगोलिया डेजर्ट पर, ठीक है? तो ये चीज है आपका भौतिक भूगोल। प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जमीन, भूमि, जल, सब चीजें। जैसे कि स्थलमंडल, स्थलमंडल क्या है? जिस पर आप रह रहे हो, जमीन स्थलमंडल कहा जाता है, ठीक है? वायुमंडल, वायु चारों तरफ है, वायु के अणु चारों तरफ है, वायु आप अपने अंदर ग्रहण कर रहे हो, वो सारी एक चीज जो है वो महत्वपूर्ण आधार पर होती है आपकी। फिर आपका जलमंडल है, जल की प्राप्ति से ही आपका जीवन चलता है, मतलब मीठे जल से, जो सामान्य जल होता है, ना कि आपका समुद्र का जल, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है और अगर वो आदमी पी लेगा तो डायरिया वगैरह बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी। फिर जीव मंडल आ जाता है आपका, जिसमें आपके काफी सारे जीव रह रहे हैं। मनुष्य के खाने के जो तरीके होते हैं, कुछ लोग जो है वो नॉनवेज को प्रेफर करेंगे, कुछ वेज को प्रेफर करेंगे, ये भी भौगोलिकता का एक हिस्सा है ना? पर कौन सी भौगोलिकता का? मानव भूगोल का या भौतिक भूगोल का? वो आपके लिए क्वेश्चन मैं कमेंट में छोड़ रहा हूं। थोड़ा सा अलग है, बट हां, बताना जरूर। चलो, भौतिक भूगोल का महत्व है प्राकृतिक प्रक्रियाओं की समझ। पर्वत निर्माण क्यों हो रहा है? भूकंप आखिर क्यों आ रहे हैं? ज्वालामुखी क्यों फट रहे हैं? मृदा अपर्दन किन कारणों की वजह से हो रहा है?
और इन कारणों की वजह से पृथ्वी के अंतर्गत जो परिवर्तन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, सारा का सारा काम जो है वो भौतिक भूगोल का है। उसके बाद आप देखते हैं पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण को संरक्षित कैसे करना है, पर्यावरणीय समस्याओं को समझने में सहायता जो है वो आपका पर्यावरण संरक्षण जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर आता है आपका आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में उपयोगी। जब आपको पता होगा प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही हैं, तभी आप प्रभावी हो पाओगे उन्हें रोकने के लिए। अदरवाइज वो तो आती रहेंगी, चलती रहेंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब आपको जड़ तक, जब आपको तह तक का पता होगा कि किस आधार पर इन्हें रोका जा सकता है, कुछ ऐसे हम बिल्डिंगों का निर्माण कर सकते हैं क्या जो इन आपदाओं को आने से रोक दे, या कुछ ऐसे स्थानों पर ही घर बनाए जहां पर आपदा ना आती हो। ये कुछ सारे सॉल्यूशंस होते हैं जब आप भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, आपको पता लगता है। संसाधनों का प्रबंधन। भारत के अंतर्गत अगर कृषि के इतने सारे संसाधन हैं, या अगर मैं कहूं जो भी खाने पीने के संसाधन हैं जो कि प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं, उनका आवंटन कैसे करना है लोगों के बीच में, वो हमें भौतिक भूगोल बताती है। क्योंकि जब आप भौतिक भूगोल का देखेंगे, उस आधार पर अगर आप देखेंगे कि इस प्रकार की मृदा हमारे पास इतनी है, जलोढ़ मृदा हमारे पास लगभग कितनी है, 40% है। अब ये 40% का हम क्या करेंगे, इसमें से अगर मैं इसकी जो उर्वरता है वो देखूं, कितनी बार फसल उगाने पर ये बंजर नहीं होगी, है ना, उस आधार पर जो मेरे पास संसाधन होंगे उनको मैं किस आधार पर वर्गीकृत करूंगा, ये सारे के सारे काम जो है वो आपका संसाधन प्रबंधनों में आएंगे। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग में सहायता। जैसे एक कॉन्सेप्ट बड़ा पढ़ते हैं हम जिसका नाम है धारणीय विकास। धारणीय विकास क्या है, धारणीय विकास को सीधा साधा कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक महत्वपूर्ण आधार है। उसके बाद आती है भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं। भू आकृति विज्ञान, स्थल रूपों एवं उनके निर्माण का अध्ययन, जलवायु विज्ञान, जलवायु एवं मौसम का अध्ययन, समुद्र विज्ञान, महासागरों का अध्ययन, और मृदा भूगोल, मिट्टी की उत्पत्ति, संरचना एवं वितरण का अध्ययन। सारी की सारी चीजें जो मैंने बोली थी सारी की सारी कवर हो गई, क्योंकि ये भौगोलिक आधार पर होने वाले विभिन्न आयाम हैं जो भौतिक भूगोल के अध्ययन पर जोर डालते हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण आधार है। चले अब थोड़ा सा बात करते हैं किसकी, मानव जीवन के लिए भौतिक भूगोल का महत्व क्या है। भौतिक भूगोल का महत्व, प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी आपको मिल जाएगी, कृषि, उद्योग, परिवहन के विकास में सहायक होगी। क्योंकि अगर भौतिक भूगोल को आप जानते हैं तब आप पता लगा पाएंगे कि यह मृदा क्या उपजाऊ है, भौतिक मतलब यह मृदा क्या सही है इस चीज को उगाने के लिए, है ना। फिर आप समझोगे कि काली मृदा कपास को उगाने के लिए उपयोगी है, पर कपास को एक ऐसी मुद्रा जो कि थार रेगिस्तान में पाई जा रही है उस पर नहीं उगाया जा सकता। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में यह पूर्ण रूप से मदद करेगा आपकी, और मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति को योगदान देगा। अब आते हैं मानव भूगोल पर। देखो, जब मानव जुड़ जाता है ना, तो मानव के साथ कई आयाम जुड़ जाते हैं, आर्थिक, मानवीय, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, तकनीकी। ये सारे के सारे वो आयाम हैं जो मानव अपने साथ लेके चलता है। क्योंकि मानव जो है हमेशा किसी भी चीज को किस आधार पर देखता है कि इसमें विकासात्मक रूप से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो विभिन्न आयाम जो है वो मानव के सामने लिखे हुए हैं, बट मैं मानव भूगोल का एक बार फिर भी डिटेल में परिचय करवा देता हूं। देखो, मानव भूगोल जो है वो मानव और उसकी गतिविधियों का अध्ययन करती है जो कि वो पर्यावरण या प्राकृतिक रूप के प्रकृति के साथ करता है। आपने जमीन का उपयोग करके कृषि शुरू कर दी तो मानव था, मानव ने जमीन को लिया, जमीन की उर्वरता को देखते हुए कुछ उसने एक्सपेरिमेंट किया कि यहां पर खाने के लिए कुछ और उगा सकते हैं क्या। जब मानव को पता लगा कि भेड़ बकरी जानवर जो भी हैं वो बहुत ही कम हो चुके हैं, तब मानव को यह चीज चमकी कि हाँ यार, हम उगा सकते हैं।
और उस आधार पर जब उसने सारे के सारे काम करने स्टार्ट किए तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मानव भूगोल। मानव भूगोल का हिस्सा कहा जाता है उसे। यह मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण जो है वो करता है। मानव और पर्यावरण के पारस्परिक एक दूसरे के साथ संबंध का विश्लेषण करना मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण आधार है। और यह महत्वपूर्ण शाखा है किसकी? भूगोल की एक। ठीक है, यह आधार है मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं, है ना। आर्थिक भूगोल सबसे पहले, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, ग्रामीण भूगोल, नगरीय भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल। ये वो विभिन्न आयाम हैं जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण शाखाएं जो हैं वो आपकी बनती हैं। ठीक है, ओके। तो ये चीजें आप सभी को ध्यान में रखनी है। आगे आप चलेंगे, व्यापार एवं परिवहन भूगोल, एक अलग पार्ट, बहुत ही अलग पॉइंट। अब इसमें क्या है? इसमें दो विधि हैं, एक इंडक्टिव मेथड है, एक डिडक्टिव मेथड है। आगमन विधि और निर्गमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? विशेष तथ्यों से सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विशेष तथ्यों से सामान्य निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। और निर्गमन विधि सामान्य सिद्धांतों से विशेष निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब देखो, मैं आपको सीधा एक कहावत होती है अंग्रेजी में, हाफ ग्लास इज फुल हाफ ग्लास इज एम्प्टी, है ना। अब ये नजरिए हैं दोनों देखने के, कि मान लीजिए एक ग्लास है, ये इतना भरा हुआ है, ये दूसरा ग्लास है, ये भी लगभग इतना ही भरा हुआ है। अब ये दो नजरिए हो सकते हैं ना, कि ग्लास जो है आधा भरा हुआ है, ग्लास आधा खाली है। और जब हम ऐसे बात करते हैं तो ये विभिन्न आधारों पर दर्शाता है कि मानव की सोच किस आधार पर है। कभी कभी वो एक विशेष तथ्य उसे मिल जाएगा, उससे वो सामान्य निष्कर्ष निकालेगा। जैसे कि अगर विशेष तथ्य की मैं बात करूं कि वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ रही है, सामान्य चीज तो नहीं है, वैश्विक मतलब क्या है? एक तरह से विशेष तथ्य है कि वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। उससे सामान्य निष्कर्ष क्या निकल रहा है? सामान्य निष्कर्ष ये निकल रहा है, जलवायु का ही तो पार्ट है एक। क्या ये जलवायु का पार्ट नहीं है? जलवायु में परिवर्तन लंबे समय में होता है, तो वो लंबे समय में परिवर्तन हो रहा है। तो एक विशेष तत्व से हम सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचे। आगे चलते, निर्गमन विधि में सामान्य सिद्धांतों से विशेष निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सामान्य सिद्धांत क्या है? मान लीजिए भारत है ना। भारत एक देश है, देश तो सभी है ना, देश तो सभी है ना पूरे विश्व में। अमेरिका भी देश है, यूरोप में भी कई सारे देश हैं, यूरोप तो मतलब महाद्वीप ही है पूरा, अफ्रीका में भी कई सारे देश हैं। ठीक है, ये सारे के सारे देश हैं। अब इस सामान्य सिद्धांत से कि भारत एक देश है, आप विशेष रूप से क्या तथ्य निकाल रहे हैं? विशेष रूप से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? एक विशेष निष्कर्ष निकालना है आपको। विशेष निष्कर्ष आप ये निकालेंगे, भारत एक देश होने के नाते भारत के अंतर्गत विभिन्न धर्म, जाति, रंग, लिंग के लोग जो हैं वो निवास करते हैं। अब ये एक विशेष तत्व क्यों है? क्योंकि कई सारे देशों में ये चीज नहीं हो रही है, लगभग सभी देशों में ये चीज नहीं हो रही है। इसीलिए भारत जो है वो महत्वपूर्ण रूप से एक विशेष निष्कर्ष सामान्य सिद्धांत पर निकाल सकता है, इजीली निकाल सकता है। तो इन चीजों पर आपको ध्यान ज्यादा देना है। व्यापार एवं परिवहन के प्रभाव, दूरी व्यापार को प्रभावित करती है। लागत की अगर मैं बात करूं, परिवहन लागत व्यापार की मात्रा को प्रभावित करेगी ही करेगी। संसाधन क्या है? संसाधनों की उपलब्धता व्यापार को प्रभावित करती है। संसाधन ज्यादा होंगे तो व्यापार बढ़ेगा, और जब संसाधन ज्यादा होंगे, सस्ते होंगे, तो व्यापार भी जो है वो उस आधार पर होगा कि आम जनता आसानी से उन सब्जी को खरीद पाए। जब संसाधन महंगे होंगे, कच्चा माल महंगा होगा, उससे बनने वाला पक्का माल महंगा होगा, तो उपभोक्ता जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। किस चीज की? कि वो खरीद ही नहीं पाएगा चीजें।
होगा, ऐसा एक्चुअली होगा। ओके, तो इन सारी की सारी चीजों पर आपको फोकस जरूर रखना है। परिवहन लागत व्यापार की मात्रा को प्रभावित करती है। परिवहन में अगर आपके पास ज्यादा पैसे आपको देने पड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कम ट्रैवल करेंगे उन चीजों से, आप कोई सस्ता साधन ढूंढेंगे, यही तो चीज करेंगे ना भाई, है ना। तो ये चीज है। आगे जब आप चलते हैं, भूगोल सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध क्यों बनाता है, प्राकृतिक और सामाजिक। तो भूगोल का व्यापक स्वरूप है। भूगोल एक दृष्टिकोण पर टिकने वाला विषय नहीं है, कई आधारों पर इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि प्राकृतिक और सामाजिक दोनों प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। मानव प्रकृति संबंध है एक, तो जब मानव का प्रकृति से संबंध हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक संबंध को भी क्या करता है, बताता है। जैसे कि मानव प्रकृति से जिस तरह से बिहेव कर रहा है उस आधार पर समाज में एक प्रथा क्या आ गई, जैसे कि राजस्थान में क्या है, वहां पर कुछ पेड़ों को पूजा जाता है। प्रकृति है पेड़, जाहिर सी बात है, मानव ने उनके साथ कुछ प्रतिक्रिया करी, वो समाज में आकर एक सांस्कृतिक रूप धारण कर लिया उसने। इस आधार पर काफी सारी चीजें जो हैं वो प्राकृति मानव के संबंध में आ जाती हैं। फिर आता है बहुआयामी विषय या बहुविषयीय विषय, है ना, विभिन्न विषयों के ज्ञान का उपयोग करता है। जैसे कि मानव भूगोल के अंतर्गत मैं बताऊं, जनसंख्या घनत्व, एक जनसंख्या घनत्व, एक जगह का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा लोग निवास करते हैं, तो उसी आधार पर वहां की जो राजनैतिक रूप से जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी को नीचे मतलब कहा जाता है, एक वो होता है ना ब्लॉक, जब चुनाव हो रहे होते हैं किसी राज्य में तो वो ब्लॉक में डिवाइड हो जाता है, तो वहां पर सीटें ज्यादा होंगी लोकसभा की या नहीं होंगी, होंगी, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी ज्यादा चाहिए, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी ज्यादा चाहिए। तो यहां पर आपका जनसंख्या के लोग मतलब उसी आधार पर क्या हो जाएगा, राजनीति में लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी भारत में। अब क्या भूगोल ने राजनीति वाले विषय को इंपैक्ट नहीं करा, बिल्कुल करा। अब अर्थशास्त्र में देखते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत मान लीजिए एक व्यक्ति उत्पादन करता है, भाई कच्चे माल उसने प्रकृति से प्राप्त किए, उससे कोई एक पक्का माल बनाया, मान लीजिए लकड़ी उसने प्रकृति से प्राप्त करी, उसका फर्नीचर बनाया, बेच दिया, उससे क्या हो रहा है, उसकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, उससे क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद देश का बढ़ जाएगा, क्योंकि उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। तो इस आधार पर सारे काम होते हैं। समस्याओं का समाधान की अगर मैं बात करूं तो सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में सहायक जो है ये पूर्ण रूप से होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। फिर आता है आपका भूगोल का अन्य सामाजिक शास्त्रों से संबंध। इतिहास में ऐतिहासिक भूगोल है। सारे युद्ध पानीपत के जमीन पे ही क्यों हुए, पानीपत के तीनों युद्ध पानीपत की जमीन पे क्यों हुए, क्योंकि पानीपत की भूमि समतल थी। भूगोल आ गया। अर्थशास्त्र में आर्थिक भूगोल आ गया, अभी मैंने वो एग्जाम्पल दिया, एक मानव उत्पादन कैसे करता है। राजनीतिक विज्ञान में मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, एक जगह का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है तो राजनीतिक रूप से वहां की जो सीटें होंगी वो भी बढ़ जाएंगी, तो राजनीति को भी इफेक्ट कर दिया। समाजशास्त्र में मैंने आपको बताया कैसे एक व्यक्ति जब किसी चीज को पूजेगा तो वो एक समाज का हिस्सा बन जाएगा। प्रकृति को अगर पूजेगा तो वो समाज का एक हिस्सा बन जाएगा, जैसे कि राजस्थान में काफी सारे पेड़ पौधों को पूजा जाता है। पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरण भूगोल है। पर्यावरण भूगोल मतलब जैसे जैसे आप यहां से कहीं घूमने जाते हैं, कुछ दिनों के लिए जाते हैं, तो वहां पर आप कूड़ा कचरा ना फैलाएं, वो चीज है। अब यहां पर तीन चीजें आप देख सकते हैं मानव और प्रकृति के बीच में अंतर संबंध जो है वो मानव के दृष्टिकोण है। पहले है नियतिवाद। नियतिवाद को कुछ नहीं है, प्रकृति मानव जीवन को नियंत्रित करती है और मानव प्रकृति के अधीन माना जाता है, बस नियतिवाद है ये, डिटर्मिनिज्म है ये, ऐसा हो चुका है। प्रकृति मानव जीवन को नियंत्रित करती है, प्रकृति से खिलवाड़ मानव जीवन का तहस महस। संभाव्यवाद क्या है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है। जमीन अगर उर्वर है तो वो कृषि के लिए अवसर प्रदान कर रही है आपको, है ना। कहीं पर अगर पर्वत है या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जगहें हैं, वो आपका पर्यटन को प्रभावित कर रही है, जन्म दे रही है। तो मानव हमेशा अवसर प्रदान कर, प्रकृति अवसर प्रदान करेगी, मानव अपनी बुद्धि एवं तकनीक से विकास करता है। अब वो मानव के ऊपर बात है, क्या उस पर्यटन वाली जगह को वो मोनेटाइज कर सकता है, क्या वो वहां का एक टिकट बनवा सकता है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाए, ये मानव के ऊपर बात है।
नवनीतिवाद क्या है कि मानव प्रकृति के बीच संतुलित संबंध पर बल देना, यह चीज है। सतत विकास की अवधारणा को समर्थन देना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारांश में हम यही बात करेंगे कि भूगोल, पृथ्वी, प्रकृति, मानव, उनके पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। मानव प्रकृति के बीच एक पारस्परिक संबंध है, उनका अध्ययन हो रहा है, और प्राकृतिक मानवीय घटनाओं को स्थान और समय के संदर्भ में समझने का एक प्रयास करता है तथा मानव कल्याण एवं सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ठीक है, तो आज का सेशन करते हैं यहीं पर एंड। पूरा का पूरा चैप्टर हो गया है बेहतरीन तरीके से, तो पूरा का पूरा देखना, शुरुआत से अंत तक देखना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।